देखो, मैं सबसे बोलता हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखो। अगर आपको चपरासी का परीक्षा दिलाना है ना, तो आप 5वीं या 8वीं लेवल का तैयारी करो, वो BSc MSc लेवल मत जाओ। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, इस वीडियो में नीचे में आपको क्वेश्चन पेपर जो है नहीं मिलेंगे या क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाइए, उसका लिंक है वो मिल जाएगा, और मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। तो जब आप वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है क्या कीजिए, उस या तो आपके पास सेट सी है तो आप निकाल के रख लीजिए, और यदि नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद देखिए। थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है एक और क्लास में। इसमें एक और बच्चे का हम जो है, जो उसका जो आंसर शीट है उसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि गलती कहाँ हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको 77 से 78 नंबर मिल चुका है, मतलब ये क्वालिफाई कर गए हैं CG टेट में, और ये CG टेट का ही क्वेश्चन पेपर है। आगे देखिए, इनका जो फंसा है किसमें, मैथ और अंग्रेजी में। मैं सब आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी कहना जो टीचर का फाइनल एग्जाम होना है, उसमें आपको 75 नंबर जो है लगभग खींचना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। और ये नंबर कितना है, ये 50% है, तो आपको कितना चाहिए, 75%। तो इनका किसमें फंसा हुआ है, इनका स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मेरा बनाइए ताकि, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ हो सके तो उसको नोट कीजिए, नहीं तो अंत में हम वीडियो देखते हैं, अंत में हमको कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए, गणित का पूरा यहाँ से वहाँ तक क्वेश्चन जो है 125 तक, देखिए इतने सारे प्रश्न जो है गलत हो रहे हैं। और चलिए हम देखते हैं प्रश्न कौन से हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं 96 से। क्वेश्चन आपको नीचे मिलता जाएगा। दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है? आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रतिवाद विधि या प्रतिसकारात्मक विधि। 96। तो देखो, प्रश्न है, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, ये आपको प्रूव करना है। और एक चीज याद रखिए, आप बड़े क्लास के स्तर को देखकर इसका जवाब आप नहीं देंगे, नहीं, ठीक है। आप प्राइमरी स्कूल का जो है TET परीक्षा दिला रहे हैं, तो उसी स्तर से आपको देना है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आगमन विधि द्वारा, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, प्रतिसकारात्मक उपपत्ति। तो देखिए, यहाँ पर उपपत्ति वाला बात है, अगर आप प्रूव करेंगे ना तो भी ये चीज प्रूव हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए दो समपूर्णांक हैं, उसको 2n और समपूर्णांक को कैसे लिखा जाता है, 2n ही तो लिखा जाता है ना। तो 2n और 2n का योग करोगे तो क्या निकल जाएगा, 4n निकल जाएगा। और 4n को हम 2 इंटू 2n लिख सकते हैं। अब 2n को मान लीजिए कोई m ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो फिर से ये क्या बन गए, समपूर्णांक बन गया। ये तो वह कहना चाहिए बड़े स्तर की उत्पत्ति, लेकिन छोटे स्तर में 2 धन 2 बराबर 4, 4 धन 4 बराबर 8, ये प्रत्यक्ष उत्पत्ति, इसकी कुछ विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन अब विशेष जरूरत में जाएंगे तो भी ये आएगा, ठीक है। चलिए 97 में बढ़ते हैं। आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? मैं कहूंगा ये प्योर गलत है भाई। आप ऐसा आंसर दोगे तो कैसे बनेगा? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व होता है, ये न जाने कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये मिडिल स्कूल विज्ञान का प्रश्न है। चलिए 99 चलते हैं। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। देखो, ऑप्शन है मापन, संख्याओं, आकृतियों और ज्यामिति। अब देखिए, सांप सीढ़ी का खेल है और आपने आंसर दिया है डी दिया है, जो कि ज्यामिति। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सांप सीढ़ी को आपने ज्यामिति कैसे समझ लिया भाई? यहाँ तो सीधा सीधा से बीजगणित है,
अंक गणित कहना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अंक गणित, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कैसे आगे जाता है भाई। मान लो उसका गोटी 20 में है, 4 पड़ा तो 24 में जाएगा। ये क्या है, योग तो है, कुछ थोड़ी है। योग घटाओ इस साइड पे होता है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो नहीं बनेगा भाई, आप कॉमन सेंस रखिए। 19 हो गया। 101 देखिए। हाँ देखिए, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। देखो, एक लड़का 20 मिनट में इतना टाइप कर सकता है तो प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति, ये भी बिल्कुल मिडिल क्लास मैथ है और कुछ नहीं है। देखो, 20 मिनट में 960 शब्द टाइप करता है, कितना, 20 मिनट में। इसमें कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे आपने गलत किया है। तो भाई 60 मिनट में कितना करेगा, तो गुणित कितना कर दो, 3 कर दो। 3 सुन 3 छक्का 18, 3 27 28, 2880 शब्द प्रति घंटा। शब्द प्रति, आप इसको 20 मिनट है भाई, 3 का गुणा हुआ है तो 60 मिनट में, 60 मिनट को ही क्या बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं। ये बिल्कुल इजी वाला सवाल है। पता नहीं इसमें आप आंसर आपने कितनी कैसे दिया है। 101 का आपने दिया है आंसर सी, 288 शब्द प्रति मिनट। अरे भाई ऐसा काहे कर रहे हो, प्रति घंटा। 960 तो वो कहना चाहिए 20 मिनट में टाइप करता है, 1 घंटे में ज्यादा करेगा कम करेगा, ऐसा आंसर देने कोई तुक नहीं बनता है। हो सकता है आपने गुणा करने में कोई त्रुटि कर दी हो, ये हो सकता है। चलिए 101 खत्म हो गया। हम आ जाते हैं 102 पर। 102 क्या क्वेश्चन है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई। अरे भाई देखो, मैं सबसे बोलता हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखो, अगर आपको चपरासी का परीक्षा दिलाना है ना तो आप 5वीं या 8वीं लेवल का तैयारी करो, वो बीएससी एमएससी लेवल मत जाओ। ये बिल्कुल एक सामान्य प्रश्न है जो कि मिडिल स्कूल मैथ है और कुछ नहीं है। 6वीं 7वीं 8वीं तीनों में आप इसको पढ़ोगे। घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एकदम इजी चीज है। देखो, ऊंचाई 8 है तो आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, आयतन। ये आप बिल्कुल बना लोगे। आप जो है ना 6वीं से 8वीं तक के गणित को पढ़िए। घनाभ क्या चीज होता है भाई, ऐसे टाइप से घनाभ होता है। आयतन क्या होता है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है भाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या है भाई, यहाँ पर कितना वैल्यू दिया गया है आपको, देखिए नीचे में 14 12 और 8, 14 12 और 8, 14 दाम 140, 14 11 154, 14 12 168, 8 अट्ठे 64 की 4, 8 छक्का 48, 48 और 6 54 की 4 हासिल की 5, 8 टेका 8, 8 5 13, 1344 क्यूब। ये आंसर आपका बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपने आंसर को दिया है 104 का बी। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं इसको। ये जो है ना किसका है, 6वीं और 7वीं में मिलेगा आपको। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 3/16 है, गुणा कर दो 100 का। ये किसमें बदल जाएगा आपका, प्रतिशत में। एकदम इजी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या हो जाएगा भाई, देखिए 300 हो जाएगा और 16 का डिवाइड कर दो भाई। 16 एकम 16 और ये 16 14 हो गया और कितना होगा, 16 7 112 और 16 8 128, 16 निया 144। तो 16 8 128, 10 में 60 गया तो कैरी 1 0, मतलब 18 कुछ आएगा। मतलब सही आंसर कौन सा है आपका, डी है। और आपने कौन सा मार दिया, 104 का बी मार दिया है। मतलब कि ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा मत कीजिए ना। ठीक है, 104 देख लिया हमने। मूल बात क्या है, मिडिल स्कूल मैथ है और वहीं पर चूक रहे हैं आप। अगला देखिए 106 क्या बोल रहा है, निम्नगणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। और आपने यहाँ पर 106 का आंसर दिया है बी, विशिष्ट क्रम दे दिया है। कैसे नहीं है भाई, 106 का देखिए यहाँ पर ना प्योर कॉमन सेंस का प्रश्न बनता है।
गणित की प्रकृति का संबंध की शुद्धता कैसे नहीं, गणित में अगर आप सही टाइप से अगर डील नहीं करोगे तो कैसे बनेगा बताओ। गणित में शुद्धता का विशेष वैल्यू होती है, इसलिए दशमलव के कई स्थानों तक शुद्ध निकालना पड़ता है अपने। विशिष्ट क्रम, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ोगे तभी आपको गणित में जो है सही आप आंसर दे पाएंगे। तीसरा विस्तारित अभिव्यक्ति, यही नहीं है, आप समझिए ना विस्तारित अभिव्यक्ति क्या चीज होता है। मान लीजिए चलिए भाई 1857 क्रांति की चांदनी पर प्रकाश डालिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो विस्तारित अभिव्यक्ति, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और आपने क्या लगा दिया है, आपने 106 का लगा दिया है बी, इसलिए गलत हुआ है। 107 बढ़िए आगे। अब देखिए ये भी मैं कहूंगा बिल्कुल आप कहना चाहिए मिडिल स्कूल गणित को छोड़ के आगे बढ़ गए हो, भागित 1 सही 1/8। ऐसा नहीं है कि इसको सब लोग नहीं पढ़े, सब लोग पढ़े इसको, सब लोग पढ़े, कोई नहीं पढ़ा वाला बात नहीं है, लेकिन हम उससे दूर हो चुके हैं। और दूर होने के बाद हम जो है बड़े लेवल का तैयारी कर रहे हैं, IAS PSC लेवल का, और उस चक्कर में ये चीज छूट रहा है। अब ये कैसे हल होगा देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 ठीक 11/4 भागित 8 एकम 8 और 8 एक 9/8, 11/4 भागित को चेंज कीजिए गुणित में और ये 8/9 में चेंज हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22/9, ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है। एक और अच्छी बात बता दूं, ये सही बटा वास्तव में 2 धन 3/4 ही है और कुछ नहीं। इनको जोड़ने का और एक विशेष तरीका होता है, आप मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो कितना हुआ 11/4। देखो वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 109 आपने क्या किया है देखते हैं। देखो व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनके पूरे काम के लिए 400 रुपया दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना आएगा। ठीक है भाई, देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितना दिन में, 20 दिन में। ठीक है, मतलब कि इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। क्लियर। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। मतलब ए व बी का मिल के एक दिन का काम कितना होगा भाई, 1/15 होगा। ठीक है। और देखो यदि उनको पूरे काम के 400 रुपये दिया जाता है, दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको एक्चुअल में ये ए का काम हो गया और ए बी काम, हमको बी का काम जानना पड़ेगा। और बी का काम जानने का तरीका सिंपल है, आप क्या कर लीजिए, बी का काम को कैसे निकालेंगे, ये दोनों के काम में एक जने के काम को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा भाई, देख लीजिए 60 आ जाएगा शायद दोनों का लघुत्तम, 60 लिख देते हैं। 15 चौक का 60, 4 एकम 4 और 20 तीसरा 3 एकम 3, तो कितना आया 1/15 चौक 60, नहीं सॉरी 15 चौक 60, 4 एकम 4, 20 तीय 60, 3 एकम 1/60। मतलब बी का काम क्या है, 1/60, एक दिन का ना। ट्रिक को समझिए, ठीक है। और वैसे मैं बताऊंगा कि ये जो है ना आपका थोड़ा ये मिडिल स्कूल का मैथ नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, लेकिन उतना भी कठिन ये नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगर बी उस काम को ना अकेले करता उसको 60 दिन लगता, तो ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और इसका कितना गुना ज्यादा कर रहा है, मतलब ये 3 गुना फास्ट कर रहा है। ठीक है, इसको 60 दिन लगता है, इसको 20 दिन लग रहा है, तो एक्चुअल में 3 हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए, और 1 हिस्सा किसको मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए। अगर इसको 4 हिस्सा करें तो कितना हिस्सा, 4 हिस्सा। समझिए ना आप, ए उस काम को 20 दिन में कर देता, ये इसको कितना दिन लगता, 60 दिन लगता। कहने का तात्पर्य यह है बी जो है ना ए से 3 गुना स्लो है, तो जो भी काम होगा उसका 3 हिस्सा ए को मिलना चाहिए और 1 हिस्सा किसको मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए। टोटल कितना है, 400 रुपया। कितना है, 400 रुपया। तो ए को कितना मिलना चाहिए,
300 और बी को कितना मिलना चाहिए 100, क्योंकि 3 अनुपात में 1 में ये डिवाइडेड है। तो सही आंसर आपका क्या बनना चाहिए था 109 का आपने आंसर दे दिया है टी दे दिया है, जो कि प्योर जो है गलत है। ठीक है, आंसर आपका क्या बनना चाहिए सी बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 111 आपने क्या दिए हैं, अब देखो 113 ना, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी का मूल्य 10 रुपये से 10% हानि हुई तो उसी को देखो, ये भी मिडिल स्कूल मेथ है और कुछ नहीं है। ये 8वीं कक्षा का सवाल है गणित का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ना मिडिल स्कूल मैथ में कमजोर हो गए हो तो क्या करो, मिडिल स्कूल के मैथ का बुक ले आओ, बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मिडिल स्कूल मैथ है ना उसको कंप्लीट करो, आप आराम से इसमें निकल जाओगे। तो देखो 111 बोल क्या रहा है, क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य कितना है 110 रुपया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 110 का 10% कितना होगा, तो 10/100 का गुणा कर दो भाई, 0 0 0 0 कितना 11 रुपया, तो 11 रुपये इसमें माइनस कर दो, कितना बचा 99 रुपया। आंसर आपका क्या आना चाहिए बी आना चाहिए। आपने लगा कितना दिया है 199 लगा दिया। अरे भाई ये तो बड़ा ही तकलीफ वाला बात है, 199 रुपये कैसे आप आंसर लगा रहे हो भाई, ये भी आपका कहना चाहिए पता नहीं। अरे बिल्कुल बेसिक चीज है भाई, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से आ रही है तो बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार की क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई अर्थात पाई आर स्क्वायर गुणित एच। ये भी प्योर आपका 8वीं का मैथ का सवाल है, क्षेत्रमिति पाठ है लास्ट में उसका। 117 देखिए, 117 क्या बोल रहा है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। खैर ये चीज आगे का सवाल है, आगे देखते हैं। 119 क्या है, कौन सी उदाहरण अधिक अमूर्त है, ये कॉमन सेंस का प्रश्न बनता है। अधिक अमूर्त, बैटरी 5% चला गया, चलो देखते हैं। 119 कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त हैं, और आपने आंसर दे दिया है डी, सभी समान रूप से अमूर्त हैं। नहीं भाई, अधिक अमूर्त है बोल, तीनों अलग अलग प्रकार का गणित है, तो ऐसा नहीं दे सकते आप, सीधी सी बात है। आपको एक चूज करना चाहिए। वैसे बुक जो है आंसर तो क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, आपने क्या दिया है डी, सभी समान रूप से। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये लॉजिक के खिलाफ है। तीनों अलग अलग गणित है तो कोई तो उसमें कम ज्यादा होगा भाई। मैं रहता तो मैं यहाँ पर बीज गणितीय और ज्यामिति में से एक को टिक करता। तो आपका जो गणित जो है ना, मूल बात कहूं तो एक चीज हो है लॉजिकल थिंकिंग में आप चीजों को तर्क से समझ नहीं पा रहे हो। दूसरा चीज है आपका जो गणित है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिडिल स्कूल जो मैथ है ना उसी को क्लियर करो, कुछ और जरूरत नहीं है बस। तीसरा चीज है आपको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मिल गया आपको, जो है मैंने बताया यहाँ पर प्रतिशत का, आप सोचो कि यही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। आप प्रतिशत जो पार्ट है जो 7वीं कक्षा में पढ़ेगा उसको अच्छी तरीका से आप पढ़ लीजिए, तो आपके प्रतिशत के प्रश्न में कभी गलत होंगे। अब चले जाते हैं अंग्रेजी में। तो बात करें आपकी अंग्रेजी में जो गलत हो रहा है उसी को आपने भेजा है। वैसे मैं कहूँगा मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ, है ना, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, तो कहेंगे कि अंग्रेजी में मैं कमजोर हूँ, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी कुछ न कुछ में कमजोर रहते हैं, बस जितने भी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी रहते हैं अंग्रेजी उनका वीक होता है। लेकिन मैंने अंग्रेजी को निकालने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया है और उसको मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। जब भी आप अंग्रेजी का पेपर दिलाइए, मैं सोचता हूँ अनसीन पेजेस से बेटर कुछ नहीं रहता। अनसीन पेजेस में 10 से 15 नंबर रहता है, क्योंकि दो ठो रहता है, एक स्टोरी टेलिंग रहता है, एक तो खाली कहना चाहिए एक प्रेस रहता है। तो इस तरह से दोनों से रिलेटेड आपके 10 से 15 नंबर होते हैं। इस चीज का कोई विशेष गणित नहीं है, आप बार बार अनसीन पेसेज को डील कीजिए, आपसे वो बनेगा। दूसरा चीज, अंग्रेजी में इस अनसीन पेसेज को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास समय होना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वाली बात ये है, आपका देखिए 71, 73, 75, 77, 79, 80, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है या तो आपने तुक्का लगाया है और या तो आपने बिना पढ़े आंसर दिया है। मैं सोचता हूं आप जो है ना 12वीं कक्षा पास हो, डीएड किए हुए हो, अंग्रेजी पढ़े हो, नहीं पढ़े वाला बात ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा आंसर दे रहे हो, मेरे को पता है ये इतना वाला जो है ना और ये वाला, ये सब अनसीन पैसेज का आंसर है। तो अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? दो ही मतलब है, या तो आपके पास समय बचा नहीं था और या फिर आपको कहना चाहिए आता ही नहीं अंग्रेजी। ये दो में से एक है। ऐसा लग रहा है कि आप समय की कमी के कारण इसको तुक्का मारे। तो यहां पर प्रश्न उठता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको 150 क्वेश्चन डील करना है। समय कितना है आपके पास? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब कि कितना मिनट? तो ले लीजिए 60 दूनी 120 और 120 और 30 150 मिनट। सीधी बात 2.5 आवर मतलब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले तो यही आप समझिए कि आपको 150 क्वेश्चन डील नहीं करना है। आपको पहले तय करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। अब छोड़ने का क्या मतलब? आप ऐसे क्वेश्चन में घुस गए जिसका एबीसीडी आपको पता ही नहीं है, तो नहीं भाई, उसको छोड़िए, निकलिए, उन क्वेश्चन को बनाइए जो बन सकता है। बन सकता है क्वेश्चन कौन है? अनसीन पैसेज। अंग्रेजी में जब भी आप जाइए, मैं सोचता हूं अनसीन पैसेज से बेटर कुछ नहीं होता, आप आराम से उसको बनाइए। अगला चीज है, इस अनसीन पैसेज को डील करने के लिए आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। अब ये समय आपको कहां मिलेगा? समय आपको मिलेगा उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है। आपका पूरा का पूरा जो 78 नंबर का जो मैक्सिमम नंबर आया है किसमें से? विज्ञान में। और दूसरा नंबर आया है किसमें? हिंदी में। तो देखो, हिंदी 30 और 30 कितना हुआ? 60। ये दोनों 60 नंबर का हुआ। या आपको इसको 60 मिनट में डील करना है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में से 20 मिनट बचा लोगे ना, तो वो इस अंग्रेजी में क्या आएगा? काम आएगा। आप 30 क्वेश्चन को डील करने में 45 मिनट लगाओगे तो दूसरे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। तो आपको क्या सीखना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। किसी भी परीक्षा में बैठने पर आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिल रहा है, किस सब्जेक्ट में आपकी ताकत है। मैं सोचता हूं विज्ञान को आपको शुरू करना चाहिए था, विज्ञान के बाद हिंदी में आना चाहिए था, और विज्ञान और हिंदी तो आपका पकड़ बन गया बढ़िया। उसमें जो समय बचा है उसको आपको क्या यूज करना चाहिए? अंग्रेजी में करना चाहिए था। तो यहां पर क्या है? टाइम मैनेजमेंट का प्रश्न है। तो ये आपके दोनों सब्जेक्ट का कहना चाहिए मैं कहूंगा विश्लेषण। मेरी सलाह अंत में ये है, आप जो है 6वीं से 8वीं का जो मिडिल स्कूल मैथ है उसको अच्छे से पी जाइए। इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा आपके पास समय नहीं बच रहा है, तो समय बचाइए। बचाने का तरीका ढूंढिए। तरीका मैंने एक तरीका तो बता दिया है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगला चीज, अभ्यास। अनसीन पैसेज के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है अभ्यास। वैसे मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हाउ टू डील विथ अनसीन पैसेज, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। तो अनसीन पैसेज को डील करने का तरीका मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अनसीन पैसेज बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। दूसरा चीज, जब भी आप अंग्रेजी का डील कर रहे हो अनसीन पैसेज, और इसको आप लास्ट आधे घंटे में करोगे तो ये होगा ही नहीं। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सब इतना समय कम है तो कैसे होगा? नहीं होता। मैंने सेम परीक्षा दिया था और इसको 1.5 घंटे में मैंने डील किया है। 1.5 घंटे में 1 घंटे मैंने पहले पेपर छोड़ी थी। ये अभी जस्ट पेपर था और मेरे को रिजल्ट मिला था 105। तो संभव है, नहीं है वाला बात नहीं है। आपको तो 1 घंटा पहले भी नहीं छोड़ना है। आपका समय बचाइए। आप समय किसमें बचाएंगे? आप विज्ञान और हिंदी में ज्यादा समय मत लीजिए। वो 60 मिनट घड़ी पहन के जाइए,
60 मिनट उसमें आपको टाइम मिला है तो उसको 40 मिनट में खत्म कीजिए, तभी आपको जो है समय मिलेगा एक्स्ट्रा। और उसके बाद आपका किसमें आइए, अंग्रेजी में आइए। याद रखिए ना, अंग्रेजी को आप लास्ट के आधा घंटे में डील करना चाहोगे ना तो जल्दीबाजी में पूरा खत्म हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए यही खत्म करते हैं क्लास को, और बेस्ट ऑफ लक। आप जो है C-TET जो है ना उसमें ये जो मैंने टेक्नोलॉजी नहीं कहना चाहिए इसको, टेक्निक कहना चाहिए, इस टेक्निक को अपनाइए और देखिए क्या इंप्रूव होता है।